हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पादप जल संबंध यानी कि प्लांट वाटर रिलेशन। ये आपका सेकेंड ईयर का थर्ड पेपर है जिसमें से ऑब्जेक्टिव में कई प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए। आइए अब हम देखते हैं पादपों में जल का महत्व यानी इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर टू प्लांट। जैसा कि हम सभी जानते हैं जल ही जीवन है। जल को जीवन का द्रव माना जाता है यानी वाटर इज़ लिक्विड ऑफ लाइफ, अर्थात बिना जल के जीवन संभव नहीं होता है। अगर जल के जीवन अगर जल है तो ही हमारा जीवन संभव है, अर्थात अगर जल नहीं है तो हमारा जीवन भी संभव नहीं। एक पादप शरीर में सामान्यतः 90 से 95% जल पाया जाता है, किंतु शुष्क बीजों में इसकी मात्रा 5% तक हो सकती है। पादप में जल अनेक क्रियाओं में भाग लेता है। जैसा कि हम जानते हैं, अगर हम एक पादप शरीर की बात करें तो मुख्य रूप से उसमें जो जल की मात्रा पाई जाती है वो 90 से 95% की होती है। और अगर हम शुष्क बीजों में इसकी बात करें तो इसकी मात्रा 5% तक होती है। ये क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है कि एक पादप शरीर में सामान्यतः कितने प्रतिशत जल पाया जाता है, तो इसे आप अपने ध्यान में रखिएगा कि एक पादप शरीर में सामान्यतः 90 से 95% जल पाया जाता है। आइए आगे देखते हैं। इसके कुछ प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं। पादपों में जल जीव द्रव का घटक होता है, यानी कि पादप में जो जल पाया जाता है वो प्रोटोप्लाज्म का कंपोनेंट होता है। जीव द्रव के विभिन्न घटकों के कार्य के लिए जल की आवश्यकता होती है, यानी प्रोटोप्लाज्म में जो भी कंपोनेंट्स हमारे मौजूद होते हैं उनमें जल का अपना एक प्रमुख स्थान है। जल की कमी से कोशिका में होने वाली क्रियाओं में कमी आती है तथा इसकी एक सीमा से अधिक कमी होने पर पौधों की मृत्यु हो जाती है। आप ये चीज़ अपने ध्यान में रखिए कि अगर एक पादप को यानी कि एक प्लांट को पर्याप्त मात्रा में जल नहीं मिल पाएगा तो उसका जीवन संभव नहीं है। इसलिए जल पर्याप्त मात्रा में पौधों में मौजूद होना मुख्य भूमिका निभाता है। नेक्स्ट देखिए, पौधों में जल एक अच्छा घोलक है यानी एक गुड सॉल्वेंट है जिसमें आवश्यक गैसें, खनिज तत्व एवं अन्य कार्बनिक पदार्थ घुले रहते हैं। यानी कि जो पौधों में जल पाया जाता है वो एक कैसा होता है, एक घोलक के रूप में होता है, और इस घोलक में मुख्य रूप से जो पदार्थ घुले हुए होते हैं वो कौन कौन से हैं? गैसें हैं, खनिज है, नेक्स्ट हमारा कार्बनिक पदार्थ है। अब आइए देखते हैं इसका थर्ड पॉइंट। जल की सहायता से जाइलम तथा फ्लोएम द्वारा विभिन्न पदार्थ घोल के रूप में स्थानांतरित होते हैं। यानी आप ये समझ लीजिए कि जाइलम और फ्लोएम ये दोनों ऐसे हैं जिनके माध्यम से विभिन्न पदार्थ घोल के रूप में स्थानांतरित होते हैं। देखिए, जाइलम क्या होता है कि जाइलम होता है जो जल को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। यानी हम इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि पौधों के विभिन्न भागों में जल को पहुंचाने का कार्य कौन करता है? जाइलम करता है। फ्लोएम क्या होता है कि फ्लोएम वो है जो पौधों के विभिन्न भागों में खाद्य पदार्थों को पहुंचाने का कार्य करता है। ये दोनों ही आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं कई प्रकार से। वो इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि जाइलम का कार्य क्या है, या वो ये भी पूछ सकते हैं कि फ्लोएम का कार्य क्या है, या वो इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि जल को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, या फिर जो है खाद्य पदार्थों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य क्या करता है। तो याद रखिएगा, जल को पौधों के विभिन्न भाग तक कौन पहुंचाता है? जाइलम,
और खाद्य पदार्थों को पौधों के विभिन्न भागों तक कौन पहुंचाता है? फ्लोएम। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, फोर्थ पॉइंट, कि विभिन्न तंत्रों में जल रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन। यानी कि जल क्या है? जल एक ऐसा माध्यम है जो सिर्फ पौधों की कोशिकाओं तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि वो रासायनिक क्रियाओं में भी भाग लेता है, जिसका एग्जाम्पल हमने देखा प्रकाश संश्लेषण और श्वसन। जल के विखंडन से प्राप्त हाइड्रोजन आयन तथा हाइड्रोक्सिल आयन इन क्रियाओं में भाग लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, फिफ्थ पॉइंट, विभिन्न संश्लिष्ट कार्बनिक पदार्थों जैसे स्टार्च, प्रोटीन आदि के अपघटन के लिए जल की आवश्यकता होती है। यानी जो भी हमारे कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसमें स्टार्च और प्रोटीन आदि के अपघटन कौन करता है? जल करता है। नेक्स्ट पॉइंट, पौधों की कोशिकाओं की रिक्तिकाओं में काफ़ी मात्रा में जल संचित रहता है। यानी जल का संचय कहाँ होता है? पौधों की कोशिकाओं की रिक्तिकाओं में, जो स्फीति दाब से शक्ति प्रदान करता है और इसी के साथ ही बढ़ने एवं वृद्धि के लिए इस दाब की महत्व आवश्यकता होती है। आइए अब हम देखते हैं, विभिन्न प्रकार की गतिशील क्रियाओं तथा रंध्रों के खुलने तथा बंद होने में यह दाब आवश्यक होता है। यानी जो स्टोमेटा ओपन खुलते हैं या क्लोज्ड होते हैं यानी बंद होते हैं, तो ये किसके माध्यम से होता है? ये आपका स्फीति दाब के माध्यम से होता है, तभी आपके स्टोमेटा खुलते हैं और बंद होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पादप शरीर के ताप को संतुलित रखने में जल का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यानी जल पादप शरीर के ताप को नियंत्रित करता है, जिसका एकमात्र उदाहरण है वाष्पोत्सर्जन। ये क्वेश्चन भी आपका एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि पादप शरीर के ताप को संतुलित रखने में सहायक जल है, जिसका एक अच्छा उदाहरण बताइए, तो उसका एक अच्छा उदाहरण है वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट है, पादप के जीवन चक्र को चलाने में जल आवश्यक होता है। यानी जो पादप की यानी प्लांट की जो लाइफ साइकिल होती है उसको चलाने में मुख्य रूप से सहायक है कौन? जल। जल ही होता है जो बीजों के अंकुरण तथा बीजों एवं फलों के प्रकीर्णन में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो देखिए, ये था हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर टू प्लांट, जिसमें हमने ये जाना कि कितना प्रतिशत जल पादप शरीर में पाया जाता है या शुष्क बीजों में इसकी मात्रा कितनी होती है। ये क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आपका ये भी पूछा जा चुका है कि जल की सहायता से जाइलम तथा फ्लोएम विभिन्न पदार्थ घोल के रूप में स्थानांतरित होते हैं। ये भी पूछा गया है कि जाइलम का कार्य क्या होता है और फ्लोएम का कार्य क्या होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि रंध्रों के खुलने व बंद होने में कौन सा दाब आवश्यक होता है, तो याद रखिएगा स्फीति दाब। इसी के कारण हमारे जो स्टोमेटा होते हैं वो खुलते हैं और बंद होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि पादप के जीवन चक्र को चलाने में किसकी मुख्य रूप से आवश्यकता होती है, तो वो आवश्यकता होती है जल की। तो आज हमने देखा प्लांट एंड वाटर रिलेशनशिप। आई होप आज का टॉपिक आप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम कल डिस्कस करेंगे।